ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री की अजरबैजान सीमा के पास हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। हादसे के करीब 12 घंटे बाद राहत और बचाव के दौरान तुर्की के ड्रोन ने मलबे का पता लगाया। ईरानी राष्ट्रपति की मौत से सब हैरान हैं। वहीं घटना को लेकर साजिश के एंगल से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम आपको इब्राहिम रईसी और ईरान के उन बड़े दुश्मनों के बारे में बताएंगे जो रईसी की मौत के बाद शक के दायरे में हैं। ईरान को अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है क्योंकि ईरान लगातार चोरी छिपे अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था। हालांकि अमेरिका की ओर से उस पर लगातार प्रतिबंध और धमकियां मिल रही थी, लेकिन ईरान किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं था। लिहाजा ईरान के परमाणु प्रोग्राम से अमेरिका नाराज था। अमेरिका को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान के पास परमाणु हथियार से अमेरिका और पश्चिमी देशों को खतरा है। इससे पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की हत्या हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ होने के आरोप लगे। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी कासिम सुलेमानी को भी मिसाइल हमले में मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए रईसी की मौत के बाद भी शक की सुई अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी के साथ पश्चिमी देशों की ओर जाती है। ईरान लगातार इजरायल के विरोध में खड़ा रहा है, चाहे वो गाजा में हमला हो या फिर फिलिस्तीन का समर्थन। ईरान लगातार इजरायल के खिलाफ बोल रहा है। ईरान में इजरायल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं। इजरायल भी ईरान पर आरोप लगा रहा है कि वो हमास के आतंकियों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियार सप्लाई करता है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद लगातार ईरान के वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों को टारगेट करती रहती है। इसलिए शक की सुई मोसाद पर भी जाती है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मोसाद का हाथ हो सकता है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उस वक्त क्रैश हुआ जब वो ईरान और अजरबैजान के संयुक्त उपक्रम में बने एक बांध का उद्घाटन कर लौट रहे थे, जबकि दुनिया को पता है कि अजरबैजान इजरायल के साथ खुफिया इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। इजरायल ने आर्मेनिया से लड़ाई में अजरबैजान का साथ दिया था। इजरायल का ईरान में जो जासूसी नेटवर्क है उसमें अजरबैजान का बड़ा हाथ है। लिहाजा दोस्ती के धोखे में एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब और ईरान के बीच विवाद की असली वजह इस्लामिक संप्रदाय शिया और सुन्नी है। ईरान शिया बाहुल्य देश है, वहीं सऊदी अरब सुन्नी समुदाय का धार्मिक घर माना जाता है। साल 2016 में सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनाव का माहौल हो गया था। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार हुआ, लेकिन मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए दोनों देशों के बीच लगातार होड़ रहती है। सऊदी जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों का करीबी माना जाता है, वहीं ईरान रूस और चीन के प्रभाव में रहता है। लिहाजा सऊदी अरब की ओर भी हेलीकॉप्टर क्रैश के शक की सुई घूमती है। ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति आयतुल्ला अली खामनेई की उम्र 85 साल हो चुकी है। इब्राहिम रईसी खामनेई के न सिर्फ करीबी माने जाते थे बल्कि उत्तराधिकारी भी कहे जा रहे थे। ऐसे में ईरान में बैठे किसी अपने ही दुश्मन ने साजिश रची हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल है कि इतने खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया, वापस क्यों नहीं लौटाया। ये भी सवाल है कि और दोनों हेलीकॉप्टर सेफली लैंड कैसे हो गए। संभव है दुर्घटना खराब मौसम के चलते हुई हो, पर साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कासिम सुलेमानी से लेकर इब्राहिम रईसी तक पिछले 4 साल में ईरान ने कई जख्म सहे हैं। अपने परमाणु वैज्ञानिक की मौत को ईरान ने करीब से देखा है। कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने खुलेआम ड्रोन हमले में मार दिया था। वहीं सुलेमानी की बरसी पर भी धमाके में कई लोगों की जान गई थी। सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला भी हुआ और अब इब्राहिम रईसी की मौत। इन सब के पीछे अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। ऐसे में इब्राहिम रईसी की मौत भी बड़ी साजिश का इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चले, जी भारत की इस रिपोर्ट के माध्यम से आप पूरा मुद्दा तो समझ गए। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है जी भारत पर। और सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर मेजर मोहम्मद अली शाह से ही है। सर, जिस तरीके से पूरा मामला इस वक्त देखने को मिल रहा है, और दूसरी ओर अगर भारत को लेकर बात करें तो भारत में भी इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, किस तरीके से भारत पर इस पूरे मामले का असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि इस पूरे मामले पर जब से यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसके बाद से पूरे वर्ल्ड की निगाहें ईरान पर बनी हुई हैं। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कल ट्वीट किया था पहले कि एक स्टेटमेंट जारी किया था कि उनको फिक्र है कि ईरान में क्या हुआ उनके सदर के साथ, और आज उन्होंने भी एक अपने तरीके से एक ताज़ियत का एक बयान भी दिया है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, फर्क दुनिया भर में हर जगह पड़ेगा जी। जो मुल्क ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, फर्क पड़ेगा, सबको पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, हमारी ईरान से बल्कि अभी डील साइन हुई थी हमारी जी 10 साल की जी, और जिसमें अमेरिका ने नाखुशी जताई थी, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की रणनीति, फॉरेन पॉलिसी इतनी सटीक, इतनी मजबूत है कि हम जो चाहे, हमें ठीक लगे, अपने हित में हम करेंगे, कोई इसमें दखल अंदाजी दे नहीं सकता। अब कैसे ये पॉलिटिक्स ऑफ डायनेमिक्स बदलेगी, इसमें पॉलिटिक्स ऑफ डायनेमिक्स नहीं, मैं इसको एक डिप्लोमेटिक रिश्तों की तरीके से मैं देख रहा हूं। क्योंकि जहां तक हिंदुस्तान की दोस्ती इजराइल से है, वहीं दोस्ती ईरान से भी है। जहां हिंदुस्तान की दोस्ती रूस से है, वहां पे यूक्रेन से भी है। तो सारे दुनिया में हिंदुस्तान की दोस्ती है, केवल चीन और पाकिस्तान एक ऐसे वाहिद मुल्क हैं उनको छोड़ के जी। अब बात करते हैं रणनीति की, कैसे यहाँ पे इलेक्शन, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं, हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है। जब एक सदर कहीं पे होता है एज द हेड जी, और वो कोई डील साइन करता है, अपने कंट्री के लिए एडवांस करता है, और अगर वो सदर बदल दिया जाए, फर्ज करिए जी, तो जितनी भी काम किया है, जितनी भी मेहनत करी है, जितने भी ग्राउंड वर्क किया है, स्पेड वर्क किया है, वो पूरा मोर और लेस बेकार तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी हद तक उसमें पानी फिर जाता है। बिल्कुल। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि ऐसा कि हमारे पास डिप्लोमेटिक संबंध है, हमारे सबसे ईरान से भी हैं, इजराइल से भी हैं, और हमने डील साइन करी है ईरान से, जो कि वो डील फिर भी बरकरार रहेगी वो डील। बिल्कुल। चलिए, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी जी, आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से पूरा मामला इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप डिफेंस सेक्टर में इसकी भूमिका देख रहे हैं, जहां पर एक और लगातार उंगलियां इजराइल पर उठ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका खुद ये बयान जारी करके कह रहा है कि हमारी निगाहें बनी हुई हैं पूरे मामले पर। जी देखिए भाई साहब, सबसे पहले तथ्य, उसके बाद सवाल, और उसके बाद अनुमान। तथ्य ये है कि 3 हेलीकॉप्टर उड़े, वहां पे घने जंगल थे, पहाड़ियां थी, मौसम खराब था, मगर 2 हेलीकॉप्टर ठीक ठाक लैंड हो गए, और तीसरा जिसमें वीआईपी थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सवाल, जिस पहाड़ी पे क्रैश हुआ उसका स्लोप करीब 6 डिग्री, यानी कि वहां पे किसी किस्म का कोई लैंडिंग नहीं था। ये क्रैश हुआ एकदम, और उस क्रैश में रिएक्शन टाइम नहीं था। अन्यथा उनके पास सैटेलाइट फोन होते हैं, खास तौर पे वीआईपी हेलीकॉप्टर्स के अंदर ग्राउंड कॉन्टिजेंट होता है कांटेक्ट करने के लिए, यानी कि रिएक्शन टाइम बिल्कुल नहीं मिला। मीन्स कि हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया गया हो या ब्लास्ट हुआ हो सकता है। ये सवाल। अब अनुमान, किसी घटना में क्या हो सकता है, इसका अनुमान देश काल पात्र के हिसाब से लगाया जाता है, यानी कि टाइम, स्पेस और इंडिविजुअल। अब जो प्लेस है, यानी कि स्पेस कहाँ है, ये अजरबैजान के जंगलों में है। अजरबैजान इजराइल का दोस्त है। जब अजरबैजान और आर्मेनिया में युद्ध हुआ तो नागोर्नो काराबाख के ऊपर इजराइल ने अजरबैजान का साथ दिया, आर्मेनिया का नहीं दिया। अजरबैजान में इजराइलों की वीजा फ्री एंट्री है और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। यानी एक कंक्लूजन निकलता है कि इजराइल की
चाहे मोसाद हो या शिन बेट हो, इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर एक्शन करने के लिए एक फ्रीडम अवेलेबल है। तो ये तो हो गया प्लेस। अब टाइम, ये किस टाइम में हुआ है? जब पुतिन और जी मिले हैं चाइना में और उन्होंने कहा है कि हमारी फ्रेंडशिप केवल अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फ्रेंडशिप एक न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप है, यानी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की है। यानी कि अब इसमें चाइना, रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया ये शामिल है। दिस गिव स्ट्रेंथ टू ईरान। और वो वही काल है जिसमें ईरान में, हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने कहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर लिया है, यानी कि वेपन ग्रेड। इतना ही नहीं, 18 गुना ज्यादा क्वालिटी का वो यूरेनियम है जो ईरान के पास है, और 6 उसके न्यूक्लियर बेसिस हैं। और इतना ही नहीं, ईरान ने ये भी कहा कि मैं सऊदी अरेबिया और टर्की को भी अब एटॉम बनाने के में मदद करूंगा। इसका नुकसान और इससे तकलीफ किसको होगी? नेचुरली अमेरिका, इजराइल को। और अब आते हैं इंडिविजुअल, यानी कि देश काल पात्र में इंडिविजुअल है। इसमें रईसी जिन्हें बुचर ऑफ ईरान कहा जाता है। ताज्जुब होगा आपको जान के कि ईरान के अंदर आज लोगों ने जश्न भी मनाया है। वो लड़की जो दामनी, जिसको पीट के मार दिया गया था हिजाब ना की वजह से, पर उसे छोड़िए। अब इसने, यही जो रईसी हैं, इन्होंने ही 7 अक्टूबर को, मतलब टीपी त्यागी जी, पूरे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इसको देखा जाए, समझा जाए, तो कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान के बीच जो खटास है वो अब और बढ़ती हुई इस पूरे मामले के बाद नजर आएगी। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से खटास का हमने जिक्र किया, जिस तरीके से मोसाद का नाम निकलकर सामने आ रहा है, शाह, आपको किस तरीके से लगता है ये पूरा मामला? क्या अब इजराइल और ईरान के संबंधों को बेहतर करने का प्रयास लगातार जो अमेरिका कर रहा था, वो सपने जो अमेरिका देख रहा था, वो साकार हो पाएंगे अब? जी, अभिषेक जी, देखिए, बात ऐसी है कि अभी माहौल ऐसा बना हुआ है कि कहीं पे भी दुनिया में कुछ भी हो जाए तो होगा कि अरे इजराइल ने किया है, ये मोसाद ने किया है जी, ऐसा लोगों की शुबा पे जाएगी जी। अभी इंक्वायरी बाकी है, उनके यहाँ से ईरान की सरकार की तरफ से टिप्पणी आनी बाकी है, कोई स्टेटमेंट आना बाकी है, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी लोगों की का शक, शुबा, और वो होएगा कि भाई हो सकता है ये साबोटाज हो, बिल्कुल, हो सकता है कि ये मौसम खराब होने की वजह से ना हुआ हो सकता है ये इन्होंने गिरवाया हो किसी तरीके से कुछ करा के। आप बात करते हैं कि इन दोनों के रिश्तों की जी, इनके रिश्ते खराब थे जी, बहुत खराब थे जी। और जो 1 अप्रैल को जो सीरिया के कंसुलेट में जो हमले हुए थे, जहां पे ईरानी फौजी और सीरियन फौजी भी मारे गए थे, भलाई वो इजराइल ने हमले ना कराए हों। बिल्कुल, मतलब ये पूरा समीकरण चल रहा है, इसको देखकर काफी सारी कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट हो रखी है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इजराइल की ओर से भी क्या कुछ पूरे मामले पर बयान सामने आता है। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ टीपी त्यागी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी भारत को दिया।